नमस्कार साथियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड में प्रेमचंद का। तो देखते हैं प्रेमचंद का जो जन्म है वो 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था और इनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और प्रेमचंद का बचपन है वो अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 में इस महान कलाकार का देहांत हो गया। तो प्रेमचंद का देहांत है वो 1936 में हो गया था। प्रेमचंद की कहानियां तो मानसरोवर ये 8 भागों में संकलित हैं। प्रेमचंद की कहानी है मानसरोवर, ये 8 भाग में संकलित है और इनके उपन्यास है सेवा सदन। सेवा सदन है जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये उपन्यास पहले बाजार-ए-हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा गया था और इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण किया गया है और स्वयं प्रेमचंद ने इसे हिंदी का जो बेहतरीन नॉवेल कहा है किसको, सेवा सदन को, और ये हिंदी का प्रथम युगांतरकारी उपन्यास माना जाता है। सेवा सदन है ये हिंदी का प्रथम युगांतरकारी उपन्यास माना जाता है। अगला है प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रम है ये 1922 में प्रकाशित हुआ और ये उपन्यास पहले गो से आफियात के नाम से उर्दू में लिखा गया। गो से आफियात के नाम से उर्दू में लिखा गया और इसे हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का है जो पहला राजनीतिक उपन्यास है वो प्रेमाश्रम है और इस उपन्यास में कृषक जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण किया गया है। कृषक जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है जो प्रेमाश्रम में किया गया है। अगला है रंगभूमि। तो रंगभूमि है ये 1925 में प्रकाशित हुआ और ये उपन्यास पहले चौगान ए हस्ती के नाम से उर्दू में लिखा गया था। चौगान ए हस्ती के नाम से और इसी उपन्यास में सबसे पहले प्रेमचंद द्वारा दलित वर्ग के किसी व्यक्ति का उपन्यास का नायक बनाया गया। दलित वर्ग के व्यक्ति को उपन्यास का नायक बनाया गया और इस उपन्यास में शासक व अधिकारी वर्ग द्वारा आम जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण है किसमें, रंगभूमि में। अगला है कायाकल्प। तो कायाकल्प ये 1926 में प्रकाशित हुआ और ये हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है। प्रेमचंद का है जो हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है कायाकल्प और इस उपन्यास में ढोंगी बाबाओं के कुकृत्यों का चित्रण है किसमें, कायाकल्प में। अगला है निर्मला। ये है जो 1927 में और इसमें दहेज प्रथा व अनमेल विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है। दहेज प्रथा और अनमेल विवाहों से जुड़ी समस्याओं का चित्रण। अगला है गबन। ये 1931 में और इस उपन्यास में मध्यम वर्ग परिवारों की आर्थिक विषमता और आभूषण लालचा का चित्रण किया गया है किसमें, गबन में। अगला है कर्मभूमि। कर्मभूमि 1932 में लिखा गया और इसमें हिंदू समाज में हरिजनों की स्थिति का चित्रण है जो किसमें, कर्मभूमि में। और अगला है गोदान। ये जो 1935 में और भारतीय किसान व मजदूर वर्ग की समस्याओं का चित्रण है वो गोदान के अंदर है। इनके प्रमुख हैं जो उपन्यास हैं और इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया जिसमें हंस है, जागरण है, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन में भी प्रचुर मात्रा में किया और प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनके रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संचार बहुत व्यापक है और उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों का भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग है जो कुशलतापूर्वक किया है। अब दो बैलों की कथा के माध्यम से
प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का चित्रण किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता है जो सहज में नहीं मिलती, इनके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है, आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। और इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो देखते हैं दो बैलों की कथा। शीर्षक है दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, और गधा है जो सचमुच बेवकूफ है। या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गायें सींग मारती हैं, गाय हैं जो सींग मारती हैं, और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगने का रूप धारण कर लेती। ब्याई हुई जो गाय है वो सींगने का रूप धारण कर लेती है। और कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा है। गधे को कभी क्रोध करते न तो सुना है और न देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। गधे को जैसा भी चारा दोगे वो खा लेगा। वैशाख में शायद एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक ऐसा विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। आदमी है जो गधे को बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। सीधापन है जो संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, और क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जा रहा है, और बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जो जी तोड़कर काम करते हैं, और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। बैल को कवि ने गधे का छोटा भाई कहा है। और जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, लेकिन कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष है जो प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान है जो गधे से नीचा है। किसका? बैल का। झूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोतू। झूरी के जो 2 बैल थे उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछई जाति के थे और देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे, ढील एंड शरीर। और बहुत दिनों साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। किसका? हीरा और मोती का। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से
जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रही। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को साट चूम कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी उनके साथ साथ में मुंह हटा लेता। संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झुरी ने जो गोई को कहाँ भेज दिया? ससुराल। और बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें, वो समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है, लेकिन झुरी ने गोई को कहाँ भेजा था? ससुराल। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, क्योंकि वो चल ही नहीं रहे थे। घर तक ले जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, और पगैयां पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, आगे खींचते तो पीछे जोर लगाते, और मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते, मारते तो वो सामने आते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, यदि उन्हें बोलने की शक्ति दी होती, तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाले हो? हमने हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते हैं। वेल कह रहे कि इतनी जो हम मेहनत कर रहे उनसे आप संतुष्ट नहीं है तो हम और काम कर लेते, लेकिन हमको बेचा क्यों है? हमें तो तुम्हारी साकरी में मर जाना कबूल था। आप जैसा खाना देते वैसे हम खा लेते, लेकिन हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया, जो भी दिया जो हमने खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। वह नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगही तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। मतलब सब सो गए गांव में, तो ये जो रस्सी थी उसको तोड़कर घर की ओर चल दिए। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। रस्सियों को एक एक झटके में तोड़कर वापस घर की ओर चल दिए। चूरी प्राप्त काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, आधा आधी जो रस्सी है वो लटक रही है, और घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। चूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वज्र से बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। किसका? बैलों का, हीरा और मोती का। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। ऐसा अपने घर से रोटियां कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई छोकर और कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। और तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। और इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा और तो जल उठी।
बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक ही दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। झुरी की स्त्री है, उन्होंने बैलों को देखा तो वो जल उठी और बोली कि कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहां नहीं रुके, वहां काम नहीं किया और भागकर वापस आ गए। झुरी ने अपने बैलों पर ये आपेक्ष न सुन सका, नमक हराम क्यों। झुरी अपने बैलों पर ये आपेक्ष है वो नहीं सुन सका। उन्होंने कहा, नमक हराम क्यों, चारा दाना न दिया होगा, वहां पे उनको खाने के लिए नहीं दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो जूरी की स्त्री ने कहा कि आप ही बैलों को है जो खिलाना जानते हो, बाकी तो सब क्या है कि पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। जूरी ने कहा कि चारा देते तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों की सहलाते नहीं है, बैलों को है सहलाते नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, जब खाना देते हैं तो उससे काम भी करवाते हैं, और ये दोनों गहरे कामचोर है। जूरी की स्त्री ने कहा कि ये दोनों कामचोर हैं और भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और सोकर मिलता है। जूरी की स्त्री ने कहा कि अब कहाँ से खली और सोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी। जूरी की स्त्री ने कहा, केवल सूखा भूसा दूंगी, उसके अलावा कुछ नहीं दूंगी, चाहे जिए या मरे, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, और बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाट ना कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झुरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खल क्यों नहीं देता बे, तो मालकिन मुझे मार ही डालेगी। मजूर ने क्या कहा, मालकिन हमें मार ही डालेगी, चुरा कर डाल दो। झुरी ने कहा, चुरा कर डाल दो न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार जो झुरी का साला आया और दोनों को ले चला और दोनों को गाड़ी में जोत दिया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया और वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। उनको मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, उसके आगे सूखा भूसा डाल दिया, और उसने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, और उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई, और फिर है जो दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया है जो मारते मारते थक गया, लेकिन बैल चल ही नहीं रहे थे, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुच्छा काबू के बाहर हो गया। हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुच्छा है जो काबू से बाहर हो गया और हल लेकर भाग गया है। मोती है जो हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया, और गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मुख भाषा में क्या कहा कि भागना मुख भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, अब की बड़ी है जो मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचोगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है और दोनों के हाथों में लाठियां हैं। और मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐड कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, और उसके तेवर देखकर गया और उनके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है।
आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों के सामने जो वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस उस वक्त रोटी उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ ने उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो ये प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं, उसी की लड़की हैं जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इतनी बड़ी रस्सी से बांध रखा है, ये टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। एक झटके में क्या है? जाती है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली और दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाहत डाल दी जाएगी। ये कौन कह रही है? बालिका कह रही है। और उसने गराव में खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। ये कौन कह रहा है? हीरा कह रहा है। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ये कौन? बालिका चिल्लाई। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए और यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे और तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। भागते भागते बहुत दूर आने के बाद में खड़े होकर सोचने लगे। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने कहा कि रास्ता भटक गए हैं। तुम भी बेतासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? वो तो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम हैं जो अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग हिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कहीं कदम पीछे हटा दिया
और यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया और संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। और मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, अरे ये क्या, कोई सांड है जो डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती है। नहीं भिड़ेंगे तो भी जान बचती है, वो नजर नहीं आती। उन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे हैं, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो हीरा ने कहा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है। मोती ने कहा, भागना है जो कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो 9 2 11 होता हूँ और फिर आप यहीं मरो। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेतता हूँ और तुम पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे तुम बगल से उनके पेट में सींग घुसेड़ देना। और जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, और वह है जो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया और सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे और उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उनका पीछा किया और यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सांड है जो बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। और ये सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो। उनका अब घर कैसे जाएंगे वो सोचो। पहले कुछ खा ले तो सोचो। उन्होंने कहा, भूख लगी हुई है, पहले कुछ खा ले तो फिर सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे क्या 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था और निकल गया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। और मोती सींचे हुए खेत में था। उनके खुर कीचड़ में दचने लगे और न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी है जो संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। हीरा और मोती को दोनों को पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया है जो फिर भी अच्छा था कि सूखा भूसा तो डालता था। ये कुछ ने सुबह से कुछ डाला ही नहीं। यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियां, कहीं घोड़े, कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कहीं तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। और सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई
चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति हो, होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला देख उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रह जाता मोती। हीरा है जो मोती से बोला कि अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तो मोती ने सिर लटकाए हुए क्या जवाब दिया कि मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं, और इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई। हीरा ने कहा, इतनी जल्दी है जो हिम्मत न हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझ मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, और अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक छिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर छोटे की, और हर छोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कहीं डंडे रसीद की और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े का आखिर मार खाई क्या मिला। मोती ने कहा कि आखिर मार खाई और क्या मिला, इतनी देर मशक्कत करने के बाद भी। तो अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। ऐसा जोर है जो मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गई, और बड़ी रस्सी से बांध दिया आपको। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोदी ने कहा, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, ऐसे ही मरना है, खाना मिलता नहीं यहाँ पे, और दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इसके अंदर जो भी बकरी भेड़ घोड़े गधे हैं वो सब निकल जाते हैं इनसे बाहर, और इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। 2-4 दिन ऐसे ही रहे तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जो जानवर अधमरे से पड़े थे वो भी सभी चेत उठे दीवार गिरते ही, और तीनों घोड़ियां चरपट भाग निकली। घोड़ी थी जो तीनों वो चरपट भाग निकली। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक त्यों ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। गधे थे वो ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, हमें तो डर लगता हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। फिर और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। मोती है जो अपने मित्र हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? मोती ने कहा कि आपकी रस्सी टूट चुकी है, आप जाओ, मैं मेरे को यहीं पड़ा रहने दो। लेकिन मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा क्या? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी। हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, इसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे।
ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास जा आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे और किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था और दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठेरिया निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। दोपहर होते होते 50-60 आदमी वहां जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा और उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। यह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है? जिस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ, दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका दिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन इसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी की छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले और दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में, हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चंपल कोई उछालता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंधक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि वह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। उन्होंने कहा, रास्ता है जो अपना परिचित है, इसी रास्ते से गया उनको लेकर गया था। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, ये लो, अपना ही आहार आ गया, अपना ही। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े और वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। झूरी ने क्या कहा? मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? डडियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुरा लिए आते हो। जूरी ने कहा कि मैं तो समझता हूँ चुरा लिए और चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो ही बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। जूरी ने कहा, मैं थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा कि मेरे बैल हैं जो चुरा लिए हैं।
मेरे बैल है, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डडियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और डडियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, डडियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा। आएगा तो दूर की से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीचों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में अच्छा सा माहौल होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो ये था प्रेमचंद का दो बैलों की कथा। धन्यवाद मित्र।